ओके गाइस, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आईआईटी दिल्ली 2024 इकोनॉमिक्स पीआईक्यू। ये रहेगा पार्ट 2 और पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक, क्योंकि गाइस पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक हम ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर रखे हैं। तो अगर वो वीडियो नहीं देखें तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूंगा। सबसे पहले पार्ट 1 वाला वीडियो देखना है, फिर पार्ट 2 से स्टार्ट करना है। ओके, तो चलिए गाइज हम लोग पार्ट 2 का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। यहाँ पे गिवन है कि लेट u and v be the two distinct vector in R and such that the length of the vector u equal to the length of vector v equal to 1 and the vector u plus v divided by 2 and u minus v divided by 2 are linearly dependent, are independent but not orthogonal to each other, are orthogonal to each other या फिर none of the above। गाइस ऑर्थोगोनल कब होता है? जब डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए, देन उस कंडीशन में जो वेक्टर होगा वो ऑर्थोगोनल होगा। तो गाइस लेट सपोज दिस इज ए एंड दिस इज बी, एज्यूम कर सकते हैं ए और बी। तो गाइस यहाँ पे ए का वैल्यू हम क्या एज्यूम किए हैं? u प्लस वी बाई 2 और b का वैल्यू एज्यूम किए हैं u माइनस बी बाई 2। तो गाइस अगर हम इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे a डॉट बी इक्वल टू क्या होगा? u प्लस वी बाई 2 डॉट u माइनस वी बाई 2। गाइस 1/2 तो ये कॉमन आ जाएगा 1/4 और यहाँ पे रिमेनिंग गाइस क्या बच जाएगा? u प्लस वी डॉट u माइनस वी। डन। तो गाइस यहाँ पे a डॉट बी इक्वल टू क्या आ गया? 1/4। अब गाइस इसको तो इनटू कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा u डॉट u माइनस u डॉट v प्लस v डॉट u माइनस v डॉट v। तो गाइस यहाँ पे लिख लेंगे u डॉट u माइनस u डॉट v प्लस v डॉट u एंड माइनस v डॉट v। ओके, और गाइस हमें ये चीज़ पता है कि u डॉट v इक्वल टू v डॉट u होता है, तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा माइनस और प्लस। तो रिमेनिंग टर्म्स गाइस क्या बचेगा? a डॉट b इक्वल टू 1/4 और गाइस u डॉट u तो इसको लिख सकते हैं माइनस v डॉट v को लिख सकते हैं। ठीक है, और गाइस इसका वैल्यू आपको 1 गिवन है क्वेश्चन में कि लेंथ कितना है? 1 है। तो गाइज ये क्या आ जाएगा? a डॉट बी इक्वल टू 1/4 1 स्क्वायर माइनस इसका भी डिस्टेंस 1 है तो 1 स्क्वायर। तो गाइज ये वैल्यू क्या आ जाएगा? 0। 1/4 इंटू 0 ये आ जाएगा 0। तो गाइज जब डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए देन इसका मतलब है कि जो वेक्टर a एंड b है वो ऑर्थोगोनल होगा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। ओके ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 12 गिवन है कि लेट a इक्वल टू 0 टू वाई जेड एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड एंड a ट्रांसपोज इनटू a इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज 1/2 2 1 या फिर नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो गाइज आपको यहाँ पे गिवन है a, तो अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो गाइस इसका ट्रांसपोज क्या बन जाएगा? AT इक्वल टू गाइस रो कन्वर्टेड इनटू कॉलम। ठीक है, तो ये रो क्या बन जाएगा? कॉलम। तो यह जाएगा 0 2y और z। सिमिलरली गाइस ये वाला आ जाएगा ये वाला xy माइनस जेड xy माइनस जेड एंड ये वाला आ जाएगा x माइनस वाई एंड z। तो गाइज ये आ गया ए ट्रांसपोज, और आपको यहाँ पे गिवन है कि ए ट्रांसपोज इनटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, तो गाइज सबसे पहले इसका वैल्यू निकालते हैं, ए ट्रांसपोज इनटू ए। ओके, तो ए ट्रांसपोज इनटू ए, और गाइज ए ट्रांसपोज का वैल्यू तो आपको पता है, ये वाला 0xx 2y y माइनस वाई 2y y माइनस वाई और यह जाएगा z माइनस जेड 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 माइनस जेड जेड।
ए ट्रांसपोज इंटू ए, और गाइज ए का वैल्यू गिवन है 0 2yz, तो यहाँ पे लिख लेंगे 0 2yz एक्स वाई माइनस जेड, एक्स वाई माइनस जेड, और ये वाला है एक्स माइनस वाई जेड, एक्स माइनस वाई जेड। ओके, अब गाइज इसको तो इंटू कर सकते हो, ठीक है, तो गाइज ये क्या बन जाएगा 0 एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे गाइज इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ फाइनल लुक, ठीक है। तो इसका वैल्यू आ जाएगा गाइज, इसको सॉल्व कर लेना, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर, एंड सिमिलरली गाइज इसका वैल्यू आ जाएगा 0, इसका वैल्यू आ जाएगा 0, एंड ये भी आ जाएगा 0, ये भी आ जाएगा 0, और यहाँ पे आ जाएगा 6y स्क्वायर 0 0, और यहाँ पे आ जाएगा 3z स्क्वायर, ठीक है। तो गाइज जब इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगा, और गाइज ये किसके इक्वल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 2x स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा, 6y स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा, और 3z स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। तो गाइज क्या हम ये बात यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2x स्क्वायर इक्वल टू 1, 6y स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड 3z स्क्वायर इक्वल टू 1। तो गाइज यहाँ से x स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/2, y स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 1/6, और z स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 1/3। ओके, बट गाइज हमें यहाँ पे निकालना क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो गाइज इसको ऐड कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो गाइज ये क्या आ जाएगा 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/3, ठीक है। तो गाइज इसको ऐड कर देना, तो ये वैल्यू आ जाएगा 6/6 मतलब 1। ओके, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर सी। ओके ओके गाइज, क्वेश्चन नंबर 13 गिवन है कि लेट बीटा बी अ रियल नंबर, कंसीडर द मैट्रिक्स। ये आपको मैट्रिक्स गिवन है, बीटा 0 1 2 1 -2 3 1 -2, देन द डिटर्मिनेंट ऑफ ए। गाइज इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है। तो अगर गाइज कोई मैट्रिक्स रहता है इस फॉर्म में, ए इक्वल टू लेट्स से ABC DEF GHI, अगर इस फॉर्म में गाइज कोई मैट्रिक्स रहता है तो इसका डिटर्मिनेंट हम लोग निकालने के लिए जानते हैं ना, पहले ए लिखेंगे, फिर उसके बाद ये वाला EFHI माइनस बी डिटर्मिनेंट ऑफ DF GI, फिर माइनस है, फिर ये क्या बन जाएगा प्लस, मतलब ऑल्टरनेट साइन पे चलता है, C एंड देन DENGH। गाइस ये फार्मूला सभी को पता होना चाहिए डिटर्मिनेंट का, जो बहुत ही बेसिक फार्मूला है। ओके, तो गाइस जस्ट यहाँ पे वैल्यूज पुट करो एंड फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट। ओके, तो गाइस इसको यहाँ पे एक बार फिर से लिखते हैं, A इक्वल टू बीटा 0 1 2 1 -2 2 1 -2 3 1 -2 3 1 -2। ओके, तो गाइज इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा बीटा, जस्ट यहाँ पे वैल्यूज पुट करो, तो ये बन जाएगा 1 -2 1 -2 देन -0, यहाँ पे क्या है बी की जगह में क्या है 0, तो यह आ जाएगा 0, डिटर्मिनेंट ऑफ 2 -2 3 -2, तो यह आ जाएगा 2 -2 3 -2 प्लस सी की जगह में क्या है 1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ये वाला 2 1 3 1 2 1 3 1। गाइस अब इसको तो सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, तो इसको गाइस सॉल्व कर लेना। तो ये गाइस क्या आ जाएगा, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये तो गाइस 0 बन जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे आ जाएगा -2 माइनस +2, तो गाइस ये टर्म बन जाएगा 0, तो 0 इंटू बीटा क्या हो जाएगा 0, और इसको गाइस अगर सॉल्व कर लोगे तो ये आपका आ जाएगा 1, मतलब ये -1 आएगा, बट इसका हमें
डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है, तो डिटर्मिनेंट 1 आ जाएगा। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। ओके, डिटर्मिनेंट गाइस, आपको डिटर्मिनेंट निकालना है। ओके, तो ये -1 आएगा, बट हमें एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है, तो टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू, तो -1 विल बिकम 1। ओके, क्योंकि गाइस हमें यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है, एब्सोल्यूट मॉड वैल्यू, मॉड ऑफ द डिटर्मिनेंट्स। बट डिटर्मिनेंट का गाइस वैल्यू -1 आएगा जब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो, बट यहाँ पे मॉड है, मॉड ऑफ द डिटर्मिनेंट, सो द करेक्ट विल बी ऑप्शन नंबर सी, 1। ऑप्शन नंबर 14 गिवन है कि लेट x एंड y बी द ओनली टू कमोडिटी अ पर्सन कंज्यूम, there is a rise in px and the quantity demand of y rises, then here the income effect dominate the substitution effect, या फिर substitution effect income effect cancel each other, none of the answer is correct, या फिर substitution effect dominate the income effect। गाइज यहाँ पे आपको गिवन है कि एक कंज्यूमर है और ये कंज्यूमर दो गुड को कंज्यूम करता है, गुड x और गुड y, और इसका प्राइस px है और इसका क्वांटिटी है y। तो अगर गुड x का प्राइस इंक्रीज होता है, देन कंज्यूमर का जो डिमांड है ना गुड y की तरफ ज्यादा हो जाता है। तो गाइज ये कब पॉसिबल है? जब परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होगा, क्योंकि गाइज परफेक्ट सब्स्टिट्यूट में ही तो होता है कि अगर गुड x का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, देन कंज्यूमर मूव कर जाएगा गुड y की तरफ। बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हो कोक एंड पेप्सी का, ठीक है, कोक एंड पेप्सी। तो अगर कोक के प्राइस इंक्रीज होगा तो कंज्यूमर मूव कर जाएगा कहाँ पे? पेप्सी की तरफ। क्यों? क्योंकि ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, मतलब कि कंज्यूमर सब्स्टिट्यूट कर सकता है गुड एक्स को गुड वाई से। कब? जब अगर प्राइस इंक्रीज हो जाए तो, ठीक है। और गाइस हमें ये चीज पता है कि परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन में जो इनकम इफेक्ट है गाइस वो जीरो होता है। देयर इज नो इनकम इफेक्ट इन द परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, ओनली सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे क्या हो रहा है कि इनकम इफेक्ट जीरो है और ओनली दी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। और ऑप्शन गाइज आपको यहाँ पे गिवन है कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट डोमिनेट इनकम इफेक्ट या फिर इनकम इफेक्ट डोमिनेट दी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। गाइज डोमिनेट कब होगा? जब इसका भी कुछ वैल्यू होनी चाहिए। गाइज ये वैल्यू जीरो है, मतलब ये वैल्यू है ही नहीं, ओनली सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। तो क्या हम ये बात बोल सकते हैं कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ग्रेटर देन इनकम इफेक्ट? नो गाइस, ये वैल्यू कुछ ना कुछ आना चाहिए। लेट सपोज अगर ये 5 है तो ये एटलीस्ट 1 आना चाहिए, तब भी हम बोल सकते हैं कि हाँ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है डोमिनेट हो रहा है इनकम इफेक्ट पे। गाइस ये वैल्यू तो एग्जिस्ट ही नहीं हो रहा है, मतलब ये तो वैल्यू जीरो है। तो हम ये बात नहीं कर सकते कि हाँ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट डोमिनेट द इनकम इफेक्ट। नहीं, डोमिनेट तब होगा जब इसका वैल्यू कुछ ना कुछ हो, लाइक 1 2, ठीक है। तो गाइस एक ऑप्शन यहाँ पे आपको गिवन है कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट डोमिनेट द इनकम इफेक्ट। नो, दिस इज नॉट द करेक्ट। करेक्ट आंसर इज नन ऑफ द आंसर इज करेक्ट, क्योंकि गाइस डोमिनेट तब होगा जब इनकम इफेक्ट का भी कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए, बट इनकम इफेक्ट तो जीरो है, तो हम ये बात नहीं कर सकते हैं कि हाँ वो डोमिनेट ही होगा, क्योंकि डोमिनेट के लिए गाइस कम से कम इसका वैल्यू कुछ ना कुछ होनी चाहिए। ओके, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नन ऑफ द आंसर इज करेक्ट। ओके, और गाइस ये तो कैंसिल होगा नहीं, एंड सिमिलरली इनकम इफेक्ट डोमिनेट नहीं, गाइस ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। सो द बेस्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ओके ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 15 गिवन है कि द एक्सपेक्टेड यूटिलिटी फंक्शन इज क्वाड्रेटिक इन प्रोबेबिलिटी, नॉन लीनियर इन प्रोबेबिलिटी, लीनियर इन प्रोबेबिलिटी, या फिर ऑर्डिनल बिकॉज द यूटिलिटी मेंबर्स हैव नो मीनिंग। गाइस आप ये लिखते हो ना, एक्सपेक्टेड यूटिलिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी इनटू u1x, मतलब यूटिलिटी u ऑफ x1 प्लस p2 u ऑफ x2 प्लस p3 इंटू u ऑफ x3 एंड टिल इन्फिनिटी तक। तो गाइस ये पॉसिबल कब है? जब ये जो प्रोबेबिलिटी है ना ये लीनियर होना चाहिए, तभी हम एक्सपेक्टेड यूटिलिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। एक्सपेक्टेड यूटिलिटी इज ओनली डिफाइंड फॉर द लीनियर वैल्यूज इन प्रोबेबिलिटी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ओके, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी, लीनियर इन प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो गाइज नॉन लीनियर पे ये सेटिस्फाइड नहीं होगा एक्सपेक्टेड यूटिलिटी,
एक्सपेक्टेड यूटिलिटी ऑलवेज टॉक्स अबाउट द लीनियर इन प्रोबेबिलिटी, मतलब ये वैल्यू लीनियर होना चाहिए, लीनियर। ओके ओके, तो गाइज वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है एज अ फॉर्म ऑफ नोट के तौर पे, तो इसको एक बार रीड कर लेना। एक्सपेक्टेड यूटिलिटी फंक्शन टेक्स द वेटेड सम ऑफ यूटिलिटी मेकिंग इट लीनियर इन प्रोबेबिलिटी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। ओके गाइज, क्वेश्चन नंबर 16 गिवन है कि कंज्यूमर सरप्लस इज द एरिया अबव द मार्केट प्राइस एंड बिलो द डिमांड कर्व। गाइज अगर हम कंज्यूमर सरप्लस निकाले, अगर इसको डायग्राम के थ्रू गाइज दिखा सकते हैं, ये डिमांड कर्व है। अगर मार्केट में लेट सपोज की प्राइस अगर 5 रुपीज़ है, तो कंज्यूमर का गाइज देने की जो क्षमता है ना वो यहाँ पे, मतलब लेट सपोज दिस इज 10, कंज्यूमर का क्षमता 10 रुपीज़ है, बट एक्चुअल में वो कितना दे रहा है, 5। तो ये जितना भी एरिया है, दैट एरिया इज द कंज्यूमर सरप्लस ना। तो वही चीज़ तो है कि द एरिया अबव द मार्केट प्राइस, अबव द मार्केट प्राइस एंड बिलो द डिमांड कर्व, एंड बिलो द डिमांड कर्व, सो दिस एरिया इज कॉल्ड द कंज्यूमर सरप्लस। इसका मतलब है कि ये तो बिल्कुल सही है। सिमिलरली गाइज अगर हम ऑप्शन बी की बात करें, अ मेजर्स ऑफ नेट वेलफेयर गेन्ड बाय कंज्यूमर बाइंग अ पर्टिकुलर गुड्स। गाइज ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि कंज्यूमर वेलफेयर किस चीज को इंडिकेट करता है, नेट वेलफेयर। अगर जब कंज्यूमर उस पर्टिकुलर गुड्स को कंज्यूम करेगा तो, ठीक है, क्योंकि गाइज यही है ना नेट वेलफेयर। कंज्यूमर दे सकता है 10 रुपीज़ बट एक्चुअल पेमेंट 5 रुपीज़, तो यही उसका गाइज नेट वेलफेयर है। तो ऑप्शन बी भी बिल्कुल सही होगा। एंड सिमिलरली गाइज अगर ऑप्शन सी देखें, तो यहाँ पे गिवन है कि द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट पीपल्स आर विलिंग टू पे फॉर ए स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ अ गुड एंड द अमाउंट द पे एट अ मार्केट प्राइस। गाइज वही चीज़ तो है, इसका विलिंगनेस है कितना 10 रुपीज़ बट एक्चुअल पेमेंट 5 रुपीज़, दैट इज कॉल्ड द कंज्यूमर सरप्लस। गाइज ये बेसिकली इसका डिफिनेशन ही यहाँ पे डिफाइन है, तो ये भी सही होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। ओके ओके, तो गाइज यहाँ पे गिवन है एज अ फॉर्म ऑफ नोट के तौर पे, तो आप इसको एक बार रीड कर लेना। ओके गाइज, क्वेश्चन नंबर 17 गिवन है कि कंसीडर अ वाल्रेशियन इक्विलिब्रियम विथ प्रोडक्शंस, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस गिवन है। गाइज पता है ना कि वाल्रेशियन इक्विलिब्रियम कब होगा, जब डिमांड माइनस सप्लाई इक्वल टू 0, मतलब जो एक्सेस डिमांड है मार्केट पे नहीं होना चाहिए, एक्सेस डिमांड शुड बी 0, सो देयर इज नो एक्सेस डिमांड। गाइज ये जस्ट डिफिनेशन ही है वाल्रेशियन इक्विलिब्रियम का। अकॉर्डिंग टू वाल्रेशियन इक्विलिब्रियम देयर इज नो एक्सेस डिमांड। अगर एक्सेस डिमांड है, डिमांड माइनस सप्लाई, तो वो 0 के इक्वल होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू वाल्रेशियन, ठीक है। तो देयर इज नो एक्सेस इन डिमांड, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डन। ओके ओके गाइज, क्वेश्चन नंबर 18 गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। Externality in an indirect effect that a firm production bear on a consumer utility functions। guys अगर हम एक्सटर्नलिटी की बात करते हैं ना, एक्सटर्नलिटी गाइस हमें पता है कि एक्सटर्नलिटी जो है 2 टाइप का होता है, एक आपका पॉजिटिव हो गया और दूसरा नेगेटिव हो गया। तो गाइस जब भी ये पॉजिटिव और नेगेटिव होता है ना, तो ये प्रोडक्शन और कंजम्पशन को अफेक्ट करता है, चाहे वो प्रोडक्शन को बढ़ा सकता है या फिर कंजम्पशन को बढ़ा सकता है। कब, जब अगर वो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी होगा। अगर गाइज नेगेटिव एक्सटर्नलिटी है देन उस कंडीशन में वो डिक्रीज होगा। बट कंज्यूमर के यूटिलिटी पे गाइज ये कभी भी इफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नलिटी गाइज ओनली इफेक्ट ऑन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन बट नॉट द कंज्यूमर यूटिलिटी फंक्शंस। उसको यूटिलिटी से गाइज कोई मतलब नहीं है, उसको सिर्फ मतलब है कंजम्पशन और प्रोडक्शन से। तो गाइज यहाँ पे आपको फॉल्स निकालना है, मतलब गलत। तो ऑप्शन यही गाइज क्या गलत है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंपल। तो गाइज आप नोट पॉइंट बना के ये बात लिख लेना कि एक्सटर्नलिटी जो है डील ओनली विथ प्रोडक्शंस एंड कंजम्पशन नॉट दी कंज्यूमर्स यूटिलिटी फंक्शंस। बट यहाँ पे आपको गिवन है तो ये वाला नहीं होगा और आपको फॉल्स ही निकालना है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, तो गाइज वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको एक बार रीड कर लेना। ओके ओके गाइज, क्वेश्चन नंबर 19 गिवन है कि Nash इक्विलिब्रियम इन अ नॉर्मल फॉर्म गेम इज अ स्ट्रेटेजिक
profile that maximize the sum of utility of all player, a strategic profile that maximize the utility of one of the player, strategic profile that is randomly selected by the player together, या फिर none of the above. गाइस अगर हम एक गेम को लें जो कि प्रिजनर डायलेमा, लेट सपोज कि यहाँ पे आपका दो एक्शन सेट है, एक कॉन्फेस और साइलेंट, सिमिलरली कॉन्फेस एंड साइलेंट, और गाइज यहाँ पे -5 और ये आपका 0 -10 और ये आ जाएगा -10 0 और ये आ जाएगा -1 डन फाइन. गाइज अगर हम इसका नैश इक्विलिब्रियम निकालेंगे गाइज तो क्या होगा, -5 इज द नैश इक्विलिब्रियम. फाइन. तो गाइज अकॉर्डिंग टू दिस गेम जो इसका नैश इक्विलिब्रियम है ये आएगा -5, -5. गाइस आपको नैश इक्विलिब्रियम को फाइंड आउट करना आना चाहिए, ठीक है. अगर नहीं मालूम है तो आप एक बार यहाँ पे देख लो, ठीक है. मैं एक बार बता देता हूँ. टू फाइंड आउट द नैश इक्विलिब्रियम गाइस, अगर प्लेयर 1 ने कन्फेस को चूज किया देन बेटर ऑप्शन फॉर द प्लेयर 2 क्या होगा, -5 या -10, ऑब्वियसली -5. सिमिलरली अगर प्लेयर 1 ने साइलेंट को चूज किया देन प्लेयर 2 के लिए बेस्ट क्या होगा, 0 या -1, 0. सिमिलरली अगर प्लेयर 2 ने कन्फेस को चूज किया देन प्लेयर 1 के लिए बेस्ट क्या होगा, -5 या -10, -5. सिमिलरली अगर प्लेयर 2 ने साइलेंट को चूज किया देन प्लेयर 1 के लिए बेस्ट क्या होगा, 0 या -1, 0. तो गाइस ये जो डबल टिक जहाँ पे भी आया ना वही क्या होता है, नैश इक्विलिब्रियम. तो यहाँ पे -5 और -5 नैश इक्विलिब्रियम आ गया. बट गाइस कंज्यूमर के लिए बेस्ट ऑप्शन ये है ना, यहाँ पे क्या है -5 का मतलब कि भाई उसको जेल में रहना है 5 साल तक, और यहाँ पे गाइस उसको 1 ही साल जेल में रहना है. तो ये बेटर ऑप्शन है ना कंपैरेटिवली टू -5, ठीक है. तो गाइज यहाँ पे दो सिनारियो है, एक -1 और दूसरा -5. तो गाइज अगर हम इसका समेशन निकालेंगे तो गाइज ये क्या बन जाएगा, -5 मतलब -10. सिमिलरली -1 मतलब ये आ जाएगा -2. तो गाइज कौन सा बेस्ट है, ये वाला बेस्ट है ना. दोनों को 2 साल रहना होगा और यहाँ पे 10 साल, ठीक है. तो गाइज क्या ये सही होगा कि जो नैश इक्विलिब्रियम है वो स्ट्रैटेजिक प्रोफाइल दैट मैक्सिमाइज द सम ऑफ यूटिलिटी, नो ये मैक्सिमाइज नहीं करता है सम ऑफ यूटिलिटीज ऑफ ऑल प्लेयर. बेस्ट एग्जांपल गाइज प्रिजनर डायलेमा, ठीक है. तो आप देख सकते हो कि भाई अगर ये नैश इक्विलिब्रियम पे रहेगा तो 10 साल का सजा है. अगर ये डेविएट कर जाता है इस पॉइंट में जो कि अच्छा है तो यहाँ पे इसको 2 ही साल रहना होगा जेल में. तो ये तो बेस्ट है ना. तो ये मैक्सिमाइज नहीं होगा, तो दिस इज रॉन्ग. सिमिलरली गाइज स्ट्रैटेजिक प्रोफाइल दैट मैक्सिमाइज द यूटिलिटी ऑफ वन ऑफ द प्लेयर्स, वन ऑफ द प्लेयर्स, ये भी गाइज नहीं होगा. क्यों, क्योंकि वो डेविएट हो जाएगा. अगर लेट सपोज कि गाइज ये वाला सिचुएशन है 0 -10, तो प्लेयर 1 को गाइज यहाँ पे 0 एयर और इसको -10, ठीक है. तो गाइज ये डेविएट कर जाएगा इस पॉइंट पे, ठीक है, -10 to -1. तो इस कंडीशन में गाइज वो डेविएशन हो जाएगा. तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा स्ट्रैटेजिक प्रोफाइल दैट मैक्सिमाइज द यूटिलिटी ऑफ वन ऑफ द प्लेयर्स, नो ये मैक्सिमाइज नहीं करता गाइज. सी अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट गाइज ये यहाँ पे 0 था और यहाँ पे -10 था. तो कंज्यूमर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो जो प्लेयर 2 है उसको -10 से -1 हो गया, उसके लिए तो बेटर है. बट ये जो पहले बेटर था अब उसके लिए तो वर्स ऑफ आ गया ना, क्योंकि अब इसे -1 साल जो है जेल में रहना होगा. तो मैक्सिमाइज तो नहीं हुआ ना, तो ये भी गलत है. एंड सिमिलरली गाइज जो स्ट्रैटेजिक प्रोफाइल दैट इज रैंडमली सेलेक्टेड बाय द प्लेयर, गाइज ये रैंडमली सेलेक्टेड थोड़ी ना होता है, ठीक है. दिस इज नॉट अ रैंडमली सेलेक्टेड गाइज, दिस is a strategic decisions making, okay. So this is not the correct, so the correct option is D, none of the above, okay. तो guys इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप प्रिजनर डिलेमा वाला जो केस है उसके साथ आप काउंटर कर सकते हो, ठीक है. तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी. ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 20 कि द लैग्रांज मल्टीप्लायर
In a constant optimization problem, say in utility maximization problem subject to the budget constraint, can be interpreted as option A, change in the objective function by relaxing the constraint by 1 unit. Marginal utility of money is in utilize utility maximization problem या शेडो प्राइस या फिर ऑल ऑफ द अब गाइस ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एक बार इसको खुद से ट्राई करना, अगर नहीं होगा तो मैं कल इसको डिस्कस करूंगा, ठीक है। बट हाँ गाइज मैं एक हिंट दे रहा हूँ कि अगर आप लेग्रांज लिखते हो तो यहाँ पे लिखते हो ना यूटिलिटी फंक्शन प्लस लैम्डा एंड दिस इज द बजट कंस्टेंट। तो अगर गाइज डेल एल बाय डेल लैम्डा डेल एल बाय डेल एक्स, तो इसका मीनिंग क्या होता है, वही चीज़ यहाँ पे आपको पूछा गया है कि इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। तो इसको एक बार खुद से ट्राई करना, नहीं होगा मैं कल इसको डिस्कस कर दूंगा। ओके ओके गाइज, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में 21 से लेकर 30 तक। ओके गाइज, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, भूलना मत। ओके गाइज, थैंक यू।